गुड आफ्टरनून। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को चलो। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, टुडे वी विल डिस्कस सिंक्रोनस डिटेक्टर, है ना? तो आज की सभी हेडिंग नोट कर लीजिएगा। मैंने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कहा है, सभी लोग अपनी कॉपी, अपने नोट्स ओपन कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज सिंक्रोनस डिटेक्टर। टुडेज टॉपिक इज सिंक्रोनस डिटेक्टर। नोट डाउन, सभी हेडिंग नोट करिएगा। टुडेज टॉपिक इज सिंक्रोनस डिटेक्टर। synchronous detector synchronous detector is synchronous detector is also known as coherent detector ना? synchronous detector is also known as coherent detector. Now why it is known as coherent detector? पहली बात तो हमारी ये आती है why it is known as coherent detector, और इस मेथड का हमारे प्रीवियस मेथड्स के साथ में क्या डिफरेंस था, है ना? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर और स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, है ना? तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर वेरियस मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना? कभी भी अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है तो उसको डिमॉड्यूलेट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। उनमें से एक मेथड था जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेशन, उसमें क्या हुआ था? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्क्वायर लॉ जनरेटर, कभी भी अगर मैं स्क्वायर लॉ की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर लॉ, सो इन दैट सर्किट वी ऑलवेज यूज अ नॉन लीनियर डिवाइस, है ना? एंड विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियर ऑपरेशन? वी यूज डायोड फॉर नॉन लीनियर वर्किंग, है ना? उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम एक डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके जिसको हम लोग नॉन लीनियर रीजन में भी वर्क करा सकते हैं और लीनियर रीजन में भी वर्क करा सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर बायसिंग वोल्टेज, है ना? जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आप लोग एक पेज पलटा के अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने जब ब्लॉक डायग्राम बनाया था तो नीचे हमने एक वीबी वोल्टेज बनाया था, जिसको चेंज करके हम अपने डायोड को लीनियर और नॉन लीनियर रीजन में वर्क कराते हैं। उसके बाद मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया था कि देयर वी यूज नॉन लीनियर डिवाइस विथ द बैंड पास फिल्टर, और बैंड पास फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ सी माइनस एफ एम हर्ट्स से लेकर एफ सी प्लस एफ एम हर्ट्स तक के बीच होती है। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना? अभी मैं प्रीवियस लेक्चर को बस एक्सप्लेन कर रहा था अभी तक, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड मेथड, है ना? आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस वन इज द सेकंड मेथड दैट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करते रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज द सेकंड मेथड। ओके, दिस वन इज द सेकंड मेथड दैट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल। अच्छा, मैंने आप लोगों को टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज नोन एज कोहेरेंट डिटेक्टर। इट इज नोन एज कोहेरेंट डिटेक्टर। वाई इट इज नोन एज कोहेरेंट डिटेक्टर? तो ध्यान रखिएगा, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से सुनिएगा। when we use when we use similar carrier frequency that we use earlier in the transmitter side, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, when we use similar carrier frequency in the receiver side that we already used in the transmitter side for modulation, in that case this type of receiver is known as coherent receiver, or this method is known as coherent detection method.
है ना। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कभी भी हम लोग डीमॉड्यूलेशन के लिए एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे मैंने LO लिखा है, दिस LO स्टैंड्स फॉर लोकल ऑसिलेटर, दिस LO स्टैंड्स फॉर लोकल ऑसिलेटर, है ना। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि विच टाइप ऑफ ऑसिलेटर वी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द जनरेशन ऑफ कैरियर सिग्नल। तो मैंने आप लोगों को बताया था we always used crystal oscillator for generation of carrier frequency as well as message signal। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग लोकल ऑसिलेटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कैरियर क्रिस्टल ऑसिलेटर हमारे की स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू हम यहाँ पे 1 किलो हर्ट्स 1 मेगा हर्ट्स सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। सपोज यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू या लोकल ऑसिलेटर के थ्रू हम अपने मल्टीप्लायर में 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दैट मीन्स 10⁻⁶ हर्ट्ज। क्लियर बात। अगर मैं यहाँ पे रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर के थ्रू 10⁻⁶ हर्ट्ज का कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ और ट्रांसमीटर साइड जब मुझे AM सिग्नल को जनरेट करना था, हम जानते हैं ट्रांसमीटर साइड जब हमें AM सिग्नल को जनरेट करना होता है तब हमें कैरियर सिग्नल की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर ट्रांसमीटर साइड AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो कैरियर सिग्नल मैंने यूज किया है अगर वो भी 10⁻⁶ हर्ट्ज होगा, है ना, तो इस टाइप के जो हमारे रिसीवर होगा उसको हम लोग कहेंगे कोहेरेंट डिटेक्टर और कोहेरेंट रिसेप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सो यहाँ पे जो लोकल ऑसिलेटर है ये भी वही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो ट्रांसमीटर साइड हमने यूज किया था AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ठीक बात यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा कंप्लीट मेथड होता है इसको हम लोग कोहेरेंट डिटेक्टर मेथड भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक। अब यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पोर्शन जो यहाँ पे मेंशन है देख लीजिएगा। सिंक्रोनस डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर द डिमॉड्यूलेशन ऑफ AM सिग्नल, है ना। मैं हम लोगों ने इससे पहले वाला मेथड भी पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर भी पढ़ा है। तो अब हमारे पास आज की क्लास से हमारे पास दो मेथड हो गए, एक AM मेथड, एक स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेशन मेथड हो गया है, दूसरा सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड हो गया। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड में एक दिक्कत है, एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जब हम लोग सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड यूज करते हैं तो सिंक्रोनस डिटेक्शन मेथड में हमें सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो जो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है यही प्रॉपर लिमिटेशन है, यही एक मेन लिमिटेशन है जो हमारे सिंक्रोनस डिटेक्टर में होती है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है बेटा प्रॉपर सेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज, proper setting of frequency and phase, proper setting of frequency and phase is known as synchronization, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम रिसीवर साइड कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे उसी कैरियर सिग्नल को यूज करना है जो ट्रांसमीटर साइड में यूज किया गया। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि ट्रांसमीटर में सपोज अगर मैं 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल यूज कर रहा हूँ ना तो रिसीवर में भी 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल यूज करना है। अगर वो 10.1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल हो जाएगा तो एरर आ जाएगा हमारे सिग्नल में। बात समझ में आई। अगर ट्रांसमीटर साइड 11 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ कैरियर सिग्नल तो रिसीवर साइड में उसे डीमॉड्यूलेट करने के लिए भी मुझे 11 हर्ट्ज का सिग्नल ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये इसको जो प्रॉपर सेटिंग होती है मैचिंग करने के प्रोसेस को ही सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई फ्रीक्वेंसी की। और वैसे ही दूसरी बात आती है फेज की बेटा, है ना। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ फेज सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसमीटर साइड में जो भी कैरियर सिग्नल था अगर उसके फेस में अगर उसका 0 डिग्री फेज शिफ्ट है तो रिसीवर साइड में जो यहाँ पे मैं लोकल ऑसिलेटर के थ्रू जो कैरियर सिग्नल दे रहा हूँ ना इसमें भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट ही होना चाहिए। अगर 0 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होगा तो हमें एरर मिलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। this one is the limitation of synchronous detection that synchronization is highly required। क्लियर बात, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना। हम अब स्लाइड बाय स्लाइड इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते जाएंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं तो डिटेक्शन तभी करेंगे जब हमें इनपुट में AM सिग्नल मिलेगा, है ना। डिटेक्शन मतलब मैसेज सिग्नल पाना, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में क्लास में बताया था ना कि डीमॉड्यूलेटर सर्किट के इनपुट में क्या होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसके आउटपुट में क्या होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ से जो इनपुट आ रहा है बेटा वो है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस वन इज द AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड दिस वन इज द मैसेज सिग्नल। और ये हमारा डीमॉड्यूलेटर का ब्लॉक हुआ।
है ना। तो इनपुट कौन सा होगा, इनपुट हमारा एएम सिग्नल होगा। हमें ऑपरेशन कौन से सिग्नल के साथ करना होगा, हमें ऑपरेशन एएम सिग्नल के साथ ही करना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें किसके साथ ऑपरेशन करना होगा, हमें एएम सिग्नल के साथ ऑपरेशन करना होगा। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये सभी चीजें, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अब हम क्या करेंगे, जो एएम सिग्नल है उसको और जो कैरियर सिग्नल है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले एक मल्टीप्लायर में। दिस मल्टीप्लायर इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एएम सिग्नल विद द लोकल ऑसिलेटर विद द कैरियर सिग्नल। क्लियर बात। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे एएम सिग्नल का इक्वेशन चाहिए। अब एएम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है, कल क्लास आप लोगों ने अटेंड की थी तो मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को। एएम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है, ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, दिस के इज नथिंग बट अ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, दिस वन इज द मैसेज सिग्नल एंड दिस ए सी cos 2 pi f c t is the carrier signal. When amplitude of carrier is changes according to message signal, then at this type of modulation is known as AM modulation. ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये हमारा एएम सिग्नल हो गया। क्लियर बात बेटा, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस एएम सिग्नल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एएम सिग्नल को क्या कर रहा है, इस एएम सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लायर में प्रोवाइड करेंगे, है ना। आप लोग यहाँ से देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। ये जो हमारा एएम सिग्नल है इसको हम लोग मल्टीप्लायर में प्रोवाइड कर रहे हैं, और मल्टीप्लायर का दूसरा सिग्नल क्या है, मल्टीप्लायर का दूसरा सिग्नल कैरियर सिग्नल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको मुझे कैरियर सिग्नल ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशंस होती हैं, जैसे हम एक कुछ कंडीशंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट केस है व्हेन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इज ऑकर्ड, व्हेन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑकर्ड। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मींस दैट there is a proper matching of frequency and phase of the carrier signal that is used in the transmitter side and signal carrier signal that is used in the receiver side। मतलब ट्रांसमीटर साइड जो मैंने कैरियर सिग्नल यूज किया है और रिसीवर साइड जो मैंने कैरियर सिग्नल यूज किया है, अगर उसके फ्रीक्वेंसी और फेस में प्रॉपर मैचिंग है तो इसको हम लोग परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई। तो इसीलिए हम लोगों ने उसी कैरियर सिग्नल को लिया है बेटा जो हम लोगों ने ट्रांसमीटर साइड लिया था। ट्रांसमीटर साइड देखो एसी एम्पलीट्यूड लिया था, हमने अभी भी एसी एम्पलीट्यूड लिया है। वहां पे हम लोगों ने 2 पाई एफसीटी लिया था तो हमने अभी भी 2 पाई एफसीटी लिया। दैट मींस देयर इज अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ कैरियर, प्रॉपर मैचिंग ऑफ फेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। क्लियर है। नाउ दिस वन इज द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर के आउटपुट में क्या होगा, दो सिग्नल्स के मल्टीप्लीकेशन आएंगे। तो फर्स्ट वन इज ये जो हमारा सिग्नल, जो हमारा एएम सिग्नल है इसको मैं मेंशन करूंगा, और जो लोकल ऑसिलेटर का सिग्नल है दैट इज एसी कॉस टू पाई एफ सी टी उसको उसके बाजू में मेंशन करेंगे। क्लियर है। जब इस एसी कॉस टू पाई एफ सी टी को इस सिग्नल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये वाला टर्म फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात। तो जब ये वाला टर्म इस फर्स्ट वाले टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और कॉस टू पाई एफ सी टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस टू पाई एफ सी टी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी। क्लियर बात है सभी को। तो हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना। वैसे जब ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर एम ए के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी का स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर बात है यहाँ तक। ठीक है। अब जैसा पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज का यूज किए थे। जैसे हम लोगों ने यूज किया था कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो बिकॉज यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी है तो वो 2 एफ सी हो जाएगी और बाई टू है। वैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू हो जाएगी। ठीक है। ये जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और किसी को भी यहाँ तक कुछ डाउट है तो जल्दी बताइएगा। ये जल्दी आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, और यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। किसी को भी कुछ डाउट अगर है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। ये लास्ट वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स में मिलेंगे। फर्स्ट हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर बाई टू। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमें ए सी स्क्वायर बाई टू मिल रहा है, इज ए डी सी टर्म और ए सी टर्म। क्या ये डी सी टर्म है या ए सी टर्म है? रिप्लाई कीजिए। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रीवियस स्लाइड, ये लीजिए। ठीक, सर एलो आउटपुट समझा दीजिए। एलो आउटपुट समझा दीजिए। एलो क्या होता है? एलो क्या होता है गनु? एलो मतलब होता है बेटा लोकल ऑसिलेटर, है ना। तो एलो का आउटपुट होता है, एलो क्या होता है? लोकल ऑसिलेटर। और इसका यूज कर हम लोग कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो ये कैरियर सिग्नल क्या है हमारा? ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे हमें यही मिलेगा बेटा, ये देखो ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी। ये तो डायरेक्ट ही जनरेट हो रहा है ना। अगर आप लोग प्रीवियस स्लाइड अभी नहीं नोट किए होंगे तो सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और अगर गनु नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछिए क्या समझ में नहीं आया। डीसी, हाँ वेरी गुड। जो हमारा ए सी स्क्वायर बाई टू है संकेत, वेरी गुड। जो हमारा ए सी स्क्वायर बाई टू है वो हमारा डीसी है ना। दैट वन इज द डीसी कंपोनेंट। ए सी स्क्वायर बाई टू इज द डीसी कंपोनेंट बिकॉज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज देयर। हमें वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं जा रहा हूँ, नोट कर लिए होंगे आप लोग। हाँ, तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये तो हमारा डीसी कंपोनेंट है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड टर्म मिलेगा ए सी स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस फोर पाई एफ सी टी। अगर मैं कॉस फोर पाई एफ सी टी को दो टर्म में स्प्लिट करूँगा तो मैं इस पर बोल सकता हूँ टू पाई इंटू टू एफ सी टी। तो दैट मीन्स इस टर्म की जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो जो सेकंड, वेरी गुड, जो हमारा सेकंड टर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टू एफ सी टी। वैसे जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू। सो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा जब मैं सेकंड वाला जब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, सेकंड वाला ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स मिलेंगे। पहला मिलेगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू। अब मुझे बताइए ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू हमारा ए सी टर्म होगा कि डी सी टर्म होगा? जल्दी चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कीजिए और बताइए। जो हमारा सेकंड टर्म है दैट इज ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू, ये वाला जो हमारा टर्म है ये हमारा डी सी टर्म है कि ए सी टर्म है? आराम से सोचिएगा और मुझे रिप्लाई करिए, जल्दी बताइए। ए सी स्क्वायर बाई टू के ए एम टी, हर टर्म्स को इंडिपेंडेंटली देखिएगा कि किसी में फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तब आंसर कीजिएगा। ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू, क्या ये हमारा ए सी टर्म है या डी सी टर्म है? एसी टर्म, वेरी गुड। ये हमारा एसी टर्म इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे हमने एम टी लिखा है। अभी हमने एम टी को भले ही एक्सपांड नहीं किया है लेकिन एम टी मतलब होता है ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। तो दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारा डीसी। तो जब अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको पास कर रहे हैं, जो भी मल्टीप्लायर का जो भी आउटपुट आता है हम उसको किससे पास करते हैं? हम उसको एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, है ना। मल्टीप्लायर का जो भी आउटपुट होता है हम उसको किससे पास करते हैं बेटा? हम उसको लो पास फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। तो जानते हैं हम लोग कि लो पास फिल्टर क्या करता है या कोई भी फिल्टर क्या करता है कि वो जो डीसी कंपोनेंट होता है उसको तो सीधे सीधे सप्रेस कर देगा। और किस फ्रीक्वेंसी को पास करना है ये हमें उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। तो हमें चाहिए आउटपुट में मैसेज चाहिए, तो हम लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को क्या सेट करेंगे? हम लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे मैक्सिमम एफएम हर्ट्ज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एफएम हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही पास होगी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी सारी ब्लॉक हो जाएंगी। तो आप अगर देखेंगे ये तो फर्स्ट वाला टर्म डीसी टर्म है तो ये तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया। सेकंड वाला जो टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2fc, तो क्योंकि ये एफएम से ज्यादा है तो सीधे सीधे ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो टर्म है ये एसी टर्म है और यहाँ पे एम लिखा हुआ है और वी नो दैट एम इज नथिंग बट ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी। तो इस टर्म की फ्रीक्वेंसी तो एफ एम है। दैट इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म तो रहेगा हमारा, है ना। दिस टर्म विल एग्जिस्ट बट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस सेकेंड टर्म, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वन इज कॉस टू पाई एफ एम टी एंड अनदर वन इज द कॉस फोर पाई एफ एम टी एफ सी टी,
है ना। तो जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ यही वाला टर्म पास होगा, ये जो फोर्थ वाला टर्म है ये पास नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है 2fc। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे fm से, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी से। कौन कौन से दो पार्ट में स्प्लिट होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? 2fc प्लस fm। ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2fc माइनस fm। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी हमारी fm से तो ज़्यादा ही है, तो जब हमें ये वाला जो टर्म है ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लो पास फिल्टर है, जो हमारा ये वाला लो पास फिल्टर है ना, जो ये वाला लो पास फिल्टर है, इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? इसके आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ हमें यही वाला टर्म मिलेगा। इसके आउटपुट में मुझे कौन सा टर्म मिलेगा? इसके आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही वाला टर्म मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आउटपुट में मुझे कौन सा टर्म मिल रहा है? ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू। दैट मीन्स यही जो हमने थर्ड टर्म की बात की थी ना, यही वाला हमारा जो थर्ड टर्म है यही हमारा यहाँ पे मिल रहा है। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो के ए है, ये के ए मतलब होता है हमारा एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो के ए की वैल्यू होती है 1/AC। तो जब मैं 1/AC को ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ ए सी बचेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे अगर कोई भी एक एटेन्यूएटर यूज़ कर लेता हूँ, या अगर मैं कुछ भी एक डिवाइस ऐसा यूज़ करता हूँ जो उस एसी एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे एम्प्टी मिलेगा। दैट मीन्स आउटपुट है मुझे मैसेज सिग्नल मैप चाहिए रहेगा, मिल जाएगा, और वही रिक्वायर्ड था। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को सब तक? ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अब हम लोग सेकंड केस की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस क्या था? व्हेन देयर इज अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस मीन्स नाउ हियर देयर इज अ नो फेज synchronization. Now what is the mean of no phase synchronization? No phase synchronization means there is a certain phase shift between the phase that is used in the transmitter side and the phase that is used in the receiver side, है ना। अगर मैं ट्रांसमीटर साइड में 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टी कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ, दैट मीन्स वहाँ पे कोई फेज शिफ्ट नहीं है। और अगर मैं रिसीवर में यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया हूँ, दैट मीन्स देयर इज अ फेज शिफ्ट। और कितना डिफरेंस है दोनों में? दोनों में 5 डिफरेंस है। क्लियर बात। तो जब हम लोग इस टाइप का कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 यहाँ से, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस सिग्नल का? एम सिग्नल का। किस सिग्नल से? उस सिग्नल से जिसमें के फेस में डिफरेंस है। तो हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस वन इज द एम सिग्नल एंड दिस वन इज द कैरियर सिग्नल दैट इज जनरेटेड बाय लोकल ऑसिलेटर, एंड इट कंसिस्ट सर्टेन फेस डिफरेंस दैट इज 5, है ना। when we multiply this second term with the term that is inside the bracket, that we form these two terms. One is the AC square cos 2 pi fct plus 5 into cos 2 पाई एफ सी टी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। व्हेन वी मल्टीप्लाई सेकंड टर्म विद cos 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, एट दैट टाइम वी विल गेट दिस सेकंड टर्म। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग है और ये अलग है, तो मैं इसको सीधे सीधे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता जैसे मैंने पहले लिखा था। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस ए कॉस बी। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा? कॉस ए कॉस बी। एंड वी नो दैट कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। 1/2 ए कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 1/2 के कारण ये जो हमारा ए सी स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर बाई 2 में स्प्लिट हो गया है। अब यहाँ पे ए प्लस बी दैट इज 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टी, देन वी विल गेट 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, है ना। और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 माइनस 2 पाई एफ सी टी, तो 2 पाई एफ सी टी 2 पाई एफ सी टी विल कैंसल आउट एंड वी विल ओनली गेट द ए सी स्क्वायर कॉस 5, है ना। तो हमें यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमें टर्म मिल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 एफ सी है, दैट मीन्स इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द कट ऑफ रेंज ऑफ लो पास फिल्टर, है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लो पास फिल्टर की कट ऑफ रेंज के बाहर जा रही है। और सेकंड टर्म तो हमारा डीसी टर्म ही हो गया क्योंकि इसमें तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं आ रही है। जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, सो 1/2 cos a plus b, 1/2 cos a minus b, है ना। तो क्या हो जाएगा? व्हेन वी विल डू a प्लस बी, जब हमने a प्लस बी किया तो यहाँ पे 4 पाई एफ सी टी मिल गया। और जब हमने a माइनस बी किया देन वी विल गेट एट द टाइम 2 पाई एफ सी टी एंड 2 पाई एफ सी टी विल कैंसल आउट एंड वी ऑलरेडी गेट cos 5,
क्लियर बात यहाँ तक। अच्छा, ये cos फाई भी तो डीसी टर्म हो सकता था, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। इसको क्यों हम एसी मानेंगे? इसको एसी इसलिए मानेंगे बेटा क्योंकि इसके कारण एसी नहीं हो रहा है, ये एसी हो रहा है इस एमटी के कारण। बात समझ में आई आप लोगों को सभी को? अब इस पूरे इक्वेशन को हम पास कर रहे हैं थ्रू अ लो पास फिल्टर। व्हेन वी पासेस दिस अबव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थ्रू अ लो पास filter, then what we get in the output side of low pass filter, we will get only this term. We will get only this term because its frequency is less than fm, but the third term consists of 4 pi fct. That means its frequency is 2fc. Its frequency is यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी भी फ्रीक्वेंसी ए सी स्क्वायर के एम टी बाई टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए सी स्क्वायर के एम टी बाई टू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हमारी एम टी से कम है। क्लियर बात आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? सभी सभी को समझ आ रही है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हमारी एफ एम से कम आ रही है ना? लेकिन ये जो टर्म है वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे सीधे मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? सीधा ओनली वी गेट दिस लास्ट टर्म इन द आउटपुट साइड ऑफ लो पास फिल्टर। ठीक है। अब आपका डाउट आना चाहिए, अब आपका डाउट आना चाहिए सर अभी भी तो हमें आउटपुट में मिल रहा है जैसे हमें पहले मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें इस टर्म के साथ एक और टर्म मिल रहा है, दैट इज cos फाई, है ना? इसका मतलब हुआ कि जो भी फेज डिफरेंस है उसका ह्यूज इफेक्ट होगा हमारे आउटपुट में। इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूज इफेक्ट होगा? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन देयर इज अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट, तो cos 0 इक्वल्स टू क्या होता है? cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। तो हमें आउटपुट में वही सिग्नल मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था, है ना? बट व्हेन देयर इज अ 60 डिग्री फेज शिफ्ट between the phase that is used in the transmitter side and the phase that is used in the receiver side, अगर दोनों में हमारे 60 डिग्री फेज शिफ्ट है तो cos 60 इक्वल टू क्या होता है? cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। तो ये वाला टर्म हमारा ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू की जगह क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पे भी हमें आउटपुट में कुछ तो मिल ही रहा है ना? यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ तो मिल ही रहा है ना? 0 में भी कुछ मिल रहा है, 60 में भी कुछ मिल रहा है, लेकिन लास्ट कंडीशन ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर टेकिंग द लास्ट कंडीशन। नाउ व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट between the phase of transmitter side and the receiver side carrier frequency, so हम जानते हैं कि cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है? cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है। तो 0 को अगर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा, है ना? ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इट मीन्स दैट ये जो एरर आता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। व्हेन देयर इज अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर साइड एंड रिसीवर साइड, एट दैट टाइम देयर इज नो आउटपुट, वी विल गेट नो आउटपुट इन द रिसीवर साइड, है ना? रिसीवर साइड हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, रिसीवर साइड हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। तो जब रिसीवर साइड कोई भी मैसेज नहीं मिलता बेटा, दिस एरर इज नोन एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, है ना? तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा when there is a 90 degree phase shift of in the carrier frequency of transmitter side and receiver side, at that time there is no output in the we will get there is no output we will get in the receiver side. So this condition is known as the quadrature null effect. बात सबको समझ में आई? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और यही इसका एरर होता है ना? यही इसका ड्रॉबैक भी होता है कि ये सर्किटरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है ना? ये जो हमारी सिंक्रोनस डिटेक्टर की जो सर्किटरी है ना बेटा, ये जो हमारी सिंक्रोनस डिटेक्टर की जो सर्किटरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। हम लोगों ने यहाँ पे तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से बताया, लेकिन जब हम लोग इसका फिजिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो हमें एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक सर्किट यूज़ करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कम्यूटेटर, है ना? हमें एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक सर्किट यूज़ करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक सर्किट यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और क्योंकि ये सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जब प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना? जब हमें प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, या जब हम अपने जब हमारा कॉस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी में नहीं रहता है, जब हमारे रिसीवर की कॉस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी में नहीं होती है, तब हम लोग सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन यूज़ हो रहा है तो हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो हम लोग जो जनरल पर्पस रिसीवर है वहाँ पे इस टाइप के मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक यही है हमारा सिंक्रोनस डिटेक्टर।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। अगर कुछ डाउट है तो मैं भी 2 मिनट अभी मैं ऑनलाइन हूँ। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ- आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर जिन्हें जाना है अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मेंशन कीजिएगा और गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, फिर आप लोग जा सकते हैं, लीव कर दे सकते हैं, यू कैन लीव। लास्ट पेज पे शिफ्ट कर दीजिए, ओके। This one is the quadrature null effect. For reconstruction of massive signal phi should be constant, है ना। इसकी वैल्यू को 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। टू मेंटेन phi to be constant, additional circuit have to be required। यही मैंने बताया था कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।